ओके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 14 गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी। नाउ जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो 14 क्या है, वो इन जनरल बता रहा है कि इक्वालिटी क्या है और आप कैसे, सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, आप कैसे उनको इक्वल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इन जनरल की बात हो रही है अंडर आर्टिकल 14। लेकिन जब आप 15, 16, 17 और 18 पढ़ते हैं तो इन सारे आर्टिकल्स में क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक सिचुएशंस है, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है, जो कि आपकी इक्वालिटी, वहां भी इक्वालिटी को ही गारंटी किया जा रहा है। लेकिन वहां पर डिफरेंस क्या है आर्टिकल 14 में और बाकी के आर्टिकल्स में, कि वहां पर जनरल सेंस के साथ साथ एक स्पेसिफिक कंडीशन रखी गई है कि किसके बेसिस पर हमें इक्वल ट्रीटमेंट रखना है, कहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जैसे आपका आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन, जैसे 16 एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, 15 आप पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो बाकी के आर्टिकल्स हैं, ये आपके एक स्पेसिफिक सिचुएशन को बताते हैं। लेकिन जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो ये इन जनरल राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ना, अब थोड़ा सा देखते हैं कि आर्टिकल 14 एग्जैक्टली कहता क्या है, बोर्ड क्लियर है ना। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, राइट, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट शैल नॉट डिनाई, क्या स्टेट क्या डिनाई नहीं कर सकती है, एनी पर्सन। अच्छा, यहाँ पर्सन का मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पर्सन में सिर्फ सिटीजन्स ही नहीं आएंगे, नॉन सिटीजन्स भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। ये ऑल पर्सन की बात करता है, इंक्लूडिंग आपका सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स। कभी कभी आपके एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेट मी टेल यू, कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का, जो नॉन सिटीजन्स पे भी एप्लीकेबल होता है। तो वहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 14 इज एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, राइट। नाउ, तो द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 दोनों की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक अलग कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज स्टार्टिंग में पुट किया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, ठीक है, देखिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को अब अगर आप ध्यान से समझे, जैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब, equal protection of law is a positive concept, whereas equality before law को negative concept की तरह देखा जाता है। एवी डाइसी का ऐसा मानना है कि जो हमारा equality before law है वो एक negative concept है। आप सामने देख लो, अगर हम लोग सिर्फ equality before law की बात करते हैं तो सबको बराबर इक्वल से पेडेस्टल पे खड़ा कर दिया गया, ठीक है। अब क्या इन तीनों की सिचुएशन सेम है, क्या ये जस्टिफाइड है, ये सबसे छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, लेकिन तीनों को एक ही इक्वालिटी के साथ इनको प्लेस किया गया। तो क्या यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है, इज इट जस्टिफाइड, यस और नो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, इज इट जस्टिफाइड, नहीं है ना, नहीं है। इसीलिए बात होती है फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। आर्यन मैसेज कर रहे हैं हाउ टू ज्वाइन, ऐप में मैसेज आया है। सत्यम जी आप एक बार अपने फ्रेंड को थोड़ा सा गाइड कर दो कि कैसे ज्वाइन करना है। आप उनको बता दो कि एपीओ वाले लिंक पे क्लिक करके उसके बाद वहां से वो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है? कमेंट में लिखते रहिए यस नो यस नो। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आल्सो राइट डाउन। ओके ठीक है, ज्वाइन हो गया, ओके ठीक है, चलिए। तो यही समझने वाली बात क्या है कि तीनों का सर्कमस्टांसेस अलग है, लेकिन हम इनको इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि हम तीनों को एक ही पेडेस्टल पे रख दें, तो इनके साथ तो इनजस्टिस है, इसके साथ तो इनजस्टिस है, इसके साथ भी इनजस्टिस है कि नहीं? अब यही बात आती है फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। तो लॉ ने क्या किया, इसका सिचुएशन अलग था, इसको थोड़ा प्रिविलेज दे दिया, थोड़ा प्रिविलेज, इसको भी थोड़ा प्रिविलेज मिल गया। तो अब ये दोनों इसके बराबर आ गए, नाउ इट इज इक्वालिटी। अब ये इक्वालिटी है इन लिटरल सेंस, अब ये इक्वालिटी है, अभी तक ये क्या था? इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ को समवॉट एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है, वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इसको इसीलिए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की तरह देखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? Kindly write down in the comment section. Are you getting my point till now? यहाँ तक कि क्या है इक्वालिटी वाला पॉइंट और कैसे ये जस्टिफाइड है। इसीलिए इसको थोड़ा प्रिविलेज मिला, इसको भी थोड़ा प्रिविलेज मिला, तब ये उनके बराबर आ। नाउ दे आर इक्वल। ओके ओके, करेक्ट, नाउ दे आर इक्वल। अब वो इक्वल है और अब ये ट्रू सेंस पे जस्टिस है। ठीक है, ये इक्वालिटी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, तीनों को बराबर से प्लेस कर दिया गया, जबकि तीनों के सर्कमस्टांसेस अलग है। सर्कमस्टांसेस इस पिक्चर में क्या है कि तीनों में हाइट डिफरेंस बहुत ज्यादा है, राइट? ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ दूसरे पिक्चर की बात करते हैं, तो अब इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा प्रिविलेज मिला, इसको थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज मिल गया, तो अब तीनों बराबर हो गए। नाउ दिस इज इक्वालिटी इन द लिटरल सेंस। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग बात करते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता क्या। ठीक है, तो देखिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज समवॉट नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आपको बताया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है उसको इसीलिए नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज। वो फोटो याद है जहां पे तीनों को एक ही, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, फोटो देखिए, यहाँ पर कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, तीनों को बराबर से प्लेस किया गया है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। नाउ दे आर इक्वल, अब यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। तो यही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज समवॉट नेगेटिव कॉन्सेप्ट implying the absence of any special privilege in favor of any individual and the equal subjection of all classes to the ordinary law। मतलब हर क्लास को आप एक ही जगह पे रख रहे हो, एक ही पेडेस्टल पे रख रहे हो। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंडिविजुअल सर्कमस्टेंस। तो ठीक है, आप इक्वालिटी तो कर रहे हो, बट इज इट जस्टिफाइड? क्या यहाँ पर जस्टिस प्रिवेल हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप अपने ही देश की बात करो, इंडिया में देर आर न्यूमेरस नंबर ऑफ पीपल जिनके सिचुएशंस, सबके सिचुएशंस अलग हैं, राइट? कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने देश की नॉर्मल जनता की बात करें, कॉमन पीपल, तो उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा रिच बैकग्राउंड से नहीं आ रहा। तो अगर सबके सर्कमस्टांसेस सिमिलर नहीं है, तो हाउ कैन वी प्लेस इक्वल ट्रीटमेंट टू देम? मतलब हम वहां पर इक्वलिटी के बेसिस पे लॉ कैसे सब पे बराबर प्लेस कर सकते हैं? फिर तो वो अनजस्टिफाइड हो जाएगा। जो केपेबल नहीं है या जिनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है बाकी लोगों से, उनके लिए वो क्या हो जाएगा? अनजस्ट, अनजस्ट ट्रीटमेंट होगा, राइट? इसीलिए इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ को एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट की तरह देखा जाता है, वेयर एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की तरह देखा जाता है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ मोर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इंप्लॉइंग इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांस। ठीक है, समझ में आ रहा है?
equals cannot be treated unequally. ठीक है, equals cannot be treated unequally and और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, unequal unequals cannot be treated equally. समझ में आया? यहां तक क्लियर है? 7:32 ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब जो आपको ये पता होगा कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने दो कंट्री से लिया है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो कहाँ का कॉन्सेप्ट है, यूके का, ठीक है। वेयर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ अमेरिकन कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ लिखा होगा thus India has taken best aspect of both system, unitary and federal, ठीक है। इसका मतलब क्या है, from England we have taken equality before the law which means supremacy of parliament, ठीक है, and from America we have taken the equal protection of laws which means supremacy of the courts and the laws, ठीक है। अमेरिका से वी हैव टेकन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यूके से वी हैव टेकन अमेरिका से वी हैव टेकन इक्वालिटी बिफोर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड यूके से वी हैव टेकन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। Therefore in India the administration is based on, जब इंडिया में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, वो एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्म में है। किसका कॉम्प्रोमाइज है, किसका कॉम्प्रोमाइज है, बिटवीन जुडिशियल एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ये हमने आर्टिकल 13 में भी देखा था, जो आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जो ऐड किया गया था, ठीक है, थ्रू 24th अमेंडमेंट एक्ट, याद है आप लोगों को। वहां भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि पार्लियामेंट की ज्यादा पावर है या फिर जुडिशियरी की ज्यादा पावर है। तो हमारा जो इंडिया है ये क्या है, इन दोनों के कॉम्प्रोमाइज की बेसिस पे ही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है, ठीक है, जुडिशियल और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के कॉम्प्रोमाइज पे। This Indian Constitution aims towards establishing a rule of law. Rule of law का मतलब क्या है समझ लीजिए। Rule of law means rule of law, इसका सिंपल सा मतलब है कि लॉ इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम। अब लॉ अगर सुप्रीम हो गया तो इसको हम लोग और फर्दर क्या समझ सकते हैं कि नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज अबव लॉ, ठीक है। कोई भी इंसान, कोई भी प्रजाति, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, कोई भी लॉ से ऊपर, हमारे लॉ से ऊपर नहीं है। लेकिन जब हम लॉ पढ़ते हैं तो एक्सेप्शन पढ़ना जरूरी है, एक्सेप्शंस भी होते हैं हर जगह पे, जिसको हम लोग हिंदी में अपवाद कहते हैं, ठीक है। तो इसका अपवाद, इसके एक्सेप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं क्या है, देखिए। The rule of equality is not an absolute rule. Obviously, इक्वालिटी का जो रूल है वो अगर एब्सोल्यूट होता तो फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो कॉन्सेप्ट कैसे आते। अगर आप किसी चीज को एब्सोल्यूट कर दो, इसका मतलब क्या है कि जो चीज है वो 100% सही है, उसके अलावा आप किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं है, दैट इज एब्सोल्यूट। लेकिन इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट नहीं है, इस वजह से वी हैव टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यहाँ देखते हैं इसके एक्सेप्शंस को। इक्वालिटी बिफोर द लॉ डज नॉट मीन, equality before the law does not mean the powers of the private citizens are the same as the power of the public official. जो पावर एक पब्लिक ऑफिशियल के पास है वो सिमिलर पावर एक नॉर्मल सिटीजन के पास तो नहीं हो सकती है कि नहीं। कैसे देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू अरेस्ट,
whether no private individual has that power generally, in general भी होता है वैसे सीआरपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग प्राइवेट पर्सन भी सर्टेन सर्कमस्टांसेस आप अरेस्ट कर सकते हो, बट जनरली इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो जिस तरीके से अरेस्ट कर सकते हैं उनको, क्योंकि लॉ ऑथराइज करती है, सिमिलर वे में एक जनरल कोई पीपल है, जनरल कोई पर्सन है या कोई कॉमन सिटीजन है, तो ही ऑल्सो डज नॉट होल्ड द सेम पावर, but the rule of law does not require that these powers should be clearly defined. ठीक है, by law. And abuse of authority by public officer must be punished by ordinary courts in the same manner as illegal acts committed by a private person. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल भी है, आपके ऊपर कोई पावर भी दे दी गई है, आपको किसी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, लॉ ने ऑथराइज किया है, और आप अपने पावर की एक्सरसाइज करने की ड्यूरेशन में कुछ ऐसा एक्ट करते हो जो कि इलीगल है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने पावर का अब्यूज कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। ठीक है, तो नो वन इज अबव लॉ, लॉ के ऊपर कोई नहीं है, चाहे आप पब्लिक ऑफिशियल ही क्यों ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सेम मैनर में ट्रीट किया जाएगा जैसा कि एक नॉर्मल सिटीजन को या प्राइवेट पर्सन को जिस तरीके की पनिशमेंट मिलेगी, सिमिलर वे में आपको भी ट्रीट किया जाएगा। इसका एक्सेप्शन देखते हैं क्या है, आर्टिकल 361। अच्छा, आर्टिकल 361 क्या बात करता है? आर्टिकल 361 इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है, ठीक है, उनको क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू द सेट प्रोविजन द प्रेसिडेंट और द गवर्नर of the state shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers. इसका मतलब क्या है? कोई भी प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो किसी भी स्टेट के, वो कभी भी किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? कोई भी अगर वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं या अपने पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने ड्यू कैपेसिटी में, और उसके अगेंस्ट अगर कोई कोर्ट में जाता है, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट या उनके पावर वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट अगर आप कोर्ट में जाते हो, तो इन सिंपल टर्म्स वो वहां पे आंसरेबल नहीं होंगे। और ये पावर इनको कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 361 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान में रखिएगा। इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, क्लियर है हम लोग यहाँ तक? चलिए, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आर्टिकल 361 क्लॉज 2, ये भी एक्सेप्शन है रूल ऑफ लॉ का, ये भी एक्सेप्शन है। अभी हमने रूल ऑफ लॉ में क्या पढ़ा था कि नो वन इज अबव लॉ, लेकिन आर्टिकल 361 एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है देखा आपने कि वहां पे प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो कोर्ट में आंसरेबल ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसीलिए रूल ऑफ लॉ का ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्या है ये? एक्सेप्शन है। सिमिलर वे में 361 क्लॉज 2 ये क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स दैट नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग whatsoever shall be instituted or committed against the president or the governor of state in any court during his term of office. कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप किसी भी स्टेट गवर्नर या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, या आप अगर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो वो कंटिन्यू भी नहीं हो सकती है जब वो अपना ऑफिस ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, यानी कि जिस ड्यूरेशन में वो फंक्शन में है, वो एक्चुअली ऑफिस होल्ड कर रहे हैं प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, तो उस टाइम पर क्या होगा, आप उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। ये भी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि लॉ इज सुप्रीम एंड नो वन इज अबव लॉ, लेकिन 361 में हमने
क्लॉज 1 में भी देखा, 2 में भी देखा कि भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर तो लॉ के भी ऊपर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? क्योंकि इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। इम्यूनिटी कौन दे रहा है? वो भी लॉ ही दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, राइट। नाउ clause 3, article 361 clause 3 provides that no process for the arrest or imprisonment of the president or the governor of a state shall issue from any court during his term of office। यानी कि अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट किसी भी तरीके का, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या किसी भी स्टेट के गवर्नर हो, उनके अगेंस्ट जब वो अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, अपने टर्म के ड्यूरेशन में है, अपने टर्म ऑफ ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, तब आप किसी भी तरीके का अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते। ये भी एक एक्सेप्शन है आपका रूल ऑफ लॉ। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग प्लस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 इज, आर्टिकल 14 क्या बात करता है? इक्वालिटी की बात करता है। हमने देख लिया, बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर भी हमने देखा कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। ठीक है, कि अगर ऐसे लोग हैं जिनके सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं, तो हम उनको अगर इक्वली ट्रीट करेंगे या उन पे हम इक्वली लॉ एप्लीकेबल करेंगे तो दैट इज अनजस्ट। और अगर वो अनजस्ट है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो उसको जस्ट करने के लिए क्या किया जाता है? स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, नए लॉज बनाए जाते हैं, जैसे आर्टिकल 15 में आप देखेंगे। ठीक है, चलिए हियर वी हैव नाउ आर्टिकल 14 permits reasonable classification but it prohibits class legislation। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? लेजिस्लेशन का मतलब लॉ होता है, और क्लास का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल, या फिर कोई भी पीपल हो या कोई कंपनी हो, कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो, कोई भी हो। ठीक है, तो क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिड करता है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करता है आर्टिकल 14। अब क्लास लेजिस्लेशन से मतलब क्या है? आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास को, सपोज करो आर्टिकल 14 जैसे कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो हम समझ गए। ठीक है भाई, अगर सर्कमस्टांसेस इक्वल नहीं है तो उनको पहले इक्वल सर्कमस्टांसेस पे लाओ, इक्वल पेडेस्टल। जैसे वो बच्चा था, उसकी हाइट कम थी, उसको हमने 2 स्टूल दे दिए, तो अब वो क्या हो गया? प्रिविलेज हो गया, तो अब वो बराबर हो गया, नाउ इट इज जस्टिफाइड। अब वो उसके साथ अनजस्ट ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करिए कि कोई ऐसा क्लास, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा प्रिविलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप वहां पर एक पर्टिकुलर क्लास के लिए कोई लेजिस्लेशन बना दो विदाउट एनी प्रॉपर रीजनिंग, विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट बीइंग क्लियर, तो क्या वो फिर सही है? फिर तो ऐसे आर्टिकल 14 को लोग मिसयूज करने लगेंगे कि हाँ भाई ये क्लास है और इस क्लास को हम लोग एक एक्ट के थ्रू, ठीक है, रिजर्वेशन दे देते हैं, या फिर क्या करते हैं, कोई भी उसको कैटेगराइज कर देते हैं। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो जाता। तो इसीलिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए आर्टिकल 14 में क्या चीज बताई गई कि इट परमिट करता है, आप क्लासिफाई करो, आप क्लास के लिए लॉ बनाओ, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए लॉ बनाओ, लेकिन वो एक रिजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, आप क्लास लेजिस्लेशन मत करो, एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्पेसिफाई अगर आप कर रहे हो, अलग कर रहे हो, तो उसमें रीजन होना चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए वो स्पेसिफिकेशन, वो डिफरेंशिएशन जो आप उसको अलग कर रहे हो। जैसे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, एसईबीसी के बारे में हम जानते हैं, एसईबीसी। ठीक है, तो इन लोगों को, जैसे आप एससी एसटी का एग्जाम्पल ले लो, एससी एसटी रिजर्वेशन अलाउड है, क्यों दिया गया? व्हाई इट वाज परमिटेड? क्योंकि ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन था। रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? ये कैसे हुआ रीजनेबल क्लासिफिकेशन? क्योंकि ये लोग सोशली एंड इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे। तो इनको अगर अपलिफ्ट करने के लिए, वो जो फोटो आपने स्टार्टिंग में देखी थी, सपोज करिए जो सबसे छोटा बच्चा है वो ये है, और जो बगल वाला था जिसमें एक स्टूल था वो ओबीसी है। ठीक है,
और जो सबसे साइड में बच्चा था जिसके पास कोई स्टूल नहीं था वो जनरल था। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अगर इनके पास बिल्कुल जीरो है, सोशली एंड इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है इनको जब हम सपोर्ट देंगे, इनको जब हम टूल देंगे, स्टूल देंगे, तब ये उस पे खड़े होने के लायक होंगे। ठीक है, फिर ओबीसी की बात करते हैं तो इसको भी एक स्टूल मिलेगा, तो ये फिर थोड़ा, और ये इसकी बराबरी करने के लिए इन दोनों को प्रिविलेज दिया है, राइट, इसीलिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यस और नो कमेंट में बताइए, हम लोग यहाँ तक क्लियर हैं? ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, गुड। अब इसको एक बार रीड करते हैं, आइए। कुमार अभिषेक, ठीक है, चलिए। What Article 14 forbids is class legislation. क्लास लेजिस्लेशन को आर्टिकल, मैम रिपीट कीजिए एक बार। ठीक है आर्यन, रिपीट कर रही हूँ। क्या रिपीट करना है, टॉपिक बताइए, यही वाला, यही टॉपिक को रिपीट करना है। आर्यन चैट में लिखिए, यही टॉपिक रिपीट करना है। ओके, ठीक है, चलिए। तो देखिए आर्टिकल 14, फिर से मैं बता देती हूँ, सुन लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया या जिनका रह गया, एक बार फिर से सुन लीजिए। आर्टिकल 14 क्या बात करता है? इन जनरल राइट टू इक्वालिटी की, ये हमें पता है, ठीक है। और हमने देखा देयर आर टू कॉन्सेप्ट अंडर आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ठीक है, वो जो हमने स्टार्टिंग में जो इमेज देखा था जहाँ पे तीन बच्चे थे, ठीक है, तीन बच्चे थे, ये तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, फिर से मैं उसी पे चलती हूँ, चलो देखिए, इसी से समझिए, इसी इमेज से समझिए, ठीक है। तो थोड़ा सा, ठीक है, अब देखो, मैंने आपको क्या बोला, आर्टिकल 14 प्रोहिबिट करता है क्लास लेजिस्लेशन। क्या कहता है आर्टिकल 14? क्लास लेजिस्लेशन मत करो, डोंट डू क्लास लेजिस्लेशन, बट what you can do is, what you can do is reasonable classification। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब कि जो भी चीज आप क्लासिफाई कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर क्लास को अगर आप एक कैटेगरी में, एक सेक्ट में रख रहे हो, तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, राइट? ठीक है, ठीक है, तो यही यहाँ पर हमने देखा, अभी कहाँ गया, हाँ, आर्टिकल 14 जो है वो फॉर्मेट करता है क्लास लेजिस्लेशन को। और मैंने आपसे ये बताया कि क्लास लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, आप एक पर्टिकुलर क्लास को अलग से सेपरेट कर रहे हो और उसको कुछ प्रिविलेज दे रहे हो, ठीक है, ये हो गया क्लास लेजिस्लेशन। लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, या इसके पीछे कोई प्रॉपर रीजन नहीं है कि आप क्यों उनको अलग कर रहे हो, क्यों उनको आप सेपरेट ट्रीटमेंट, क्यों उनको आप प्रिविलेज दे रहे हो, ठीक है। इसीलिए आर्टिकल 14 प्रोहिबिट करता है क्लास लेजिस्लेशन को, क्योंकि वहां पे कोई लॉजिकल रीजनिंग या प्रॉपर रीजनिंग नहीं है क्लासिफाई करने की। वेयर एज आर्टिकल 14 परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को। क्लास लेजिस्लेशन तो मना है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने के लिए भी दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। क्या है वो दो कंडीशन, वो हम लोग आगे देख लेंगे, लेकिन उसमें से एक कंडीशन है आपका इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल डिफरेंशियल, ठीक है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो भी क्लासिफाई कर रहे हैं, क्लासिफाई करने में दिक्कत नहीं है, या हमें अगर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन देने के लिए किसी एक क्लास को प्रिविलेज देना पड़े या एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना पड़े तो हम वो करेंगे, लेकिन वो क्लासिफिकेशन मियर क्लास लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई हमने इसको सेपरेट कर दिया या ये क्लास है, इसको हम इसके लिए हम अलग से प्रिविलेज दे रहे हैं। तो जो आप प्रिविलेज दे रहे हो उसके लिए आपके पास प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि उसको प्रिविलेज क्यों मिल रहा है। जैसे उस बच्चे को 2 स्टूल देने का क्या मतलब था कि जिस भीड़ में वो खड़ा है, जिन लोगों के साथ, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और सबको हमने एक ही पेडेस्टल पे एक एक स्टूल देके खड़ा कर दिया, तो उस बच्चे के साथ तो इनजस्टिस था। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने क्या किया, उसको 2 स्टूल प्रोवाइड किया। नाउ इट इज लॉजिकल, तो चलो भाई उसके साथ भी जस्टिस हुआ, ठीक है। और ये एक लॉजिकल क्लासिफिकेशन भी है कि हाँ भाई ठीक है, इट इज लॉजिकल, ये क्लियर है, ठीक है। वही बात है यहाँ पर भी कि रीजनल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ लो एक बार क्या है। व्हाट आर्टिकल 14 फॉरबिड इस क्लास में, फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, मना करना, ठीक है, या फिर डिसएग्री करना, फॉरबिड करता है। एंड इट डज नॉट फॉरबिड रीजनल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन को फॉरबिड नहीं करता है, मना नहीं करता है रीजनल क्लासिफिकेशन के लिए। आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हो लेकिन क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही द क्लासिफिकेशन मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी, आर्टिफिशियल, ठीक है, या आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। जो भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अपने मन से हम भाई हाँ हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें भी दे दो, क्यों चाहिए, तो नहीं इनको मिल रहा है तो हमें भी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। प्रॉपर रीजन होना चाहिए, प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। कि रिजर्वेशन जैसे SC ST को मिल रहा है तो उसके पीछे रीजन है कि वो सोशली बहुत टाइम से बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे, एजुकेशनली बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे, ठीक है। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया। सिमिलर वे में वुमेन रिजर्वेशन है, बिहार में आप देख लो 33% 35% वुमेन रिजर्वेशन है। तो क्यों है, उनको एक बराबरी पे लाने के लिए, ताकि उनके साथ एक जस्ट ट्रीटमेंट हो सके, इस चीज को करने के लिए ही ना रिजर्वेशन दिया गया। तो यही है हमारा रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इसीलिए वुमेन के लिए अलग से एक रिजर्वेशन का कोटा दिया गया, और इसीलिए वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है कि पहले तो when we go to ancient India, तब से लेके अभी तक women has suffered a lot, ठीक है। उसके बाद जब हम फिजिक्स की भी बात करते हैं या फिजिकल जो बनावट है उसकी भी हम बात करते हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। इसीलिए वुमेन को कई बार कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे आपका मैटरनिटी लीव वगैरह है, मैटरनिटी आपका एक्ट है, तो इसके अंडर क्यों स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है वुमेन को, इसीलिए, ठीक है। इसीलिए रीजनल क्लासिफिकेशन इज परमिटेड वेयर एज क्लास लेजिस्लेशन इज फॉरबिड अंडर आर्टिकल 14, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देख लीजिए क्लास क्लास लेजिस्लेशन क्या है, एक बार इसको हम लोग रीड कर लेते हैं, देख लो। क्लास लेजिस्लेशन इज दैट which makes an improper discrimination, अभी मैंने आपको बताया कि क्लास लेजिस्लेशन आर्टिकल 14 परमिट नहीं करता है, तो क्यों नहीं करता है देख लीजिए। क्लास लेजिस्लेशन इज दैट which makes an improper discrimination by conferring particular privilege upon a class of person arbitrarily selected from a large number of persons, ठीक है, all of whom stand in the same relation to the privilege granted, and that no reasonable distinction or substantial difference can be found। वहां पर कोई सब्सटेंशियल
डिफरेंस नहीं है या डिस्टिंक्शन, रीजनेबल डिस्टिंक्शन नहीं है कि हम उनको क्यों अलग कर रहे हैं, हम क्यों क्लास लेजिस्लेशन बना रहे हैं, उसके पीछे कोई भी प्रॉपर रीजनिंग नहीं है, रीजनेबल डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है, जिसको आप जस्टिफाई कर सकते, ठीक है। इसीलिए क्लास लेजिस्लेशन को इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है, और इसीलिए आर्टिकल 14 जो है वो क्लास लेजिस्लेशन को परमिट नहीं करती है। किसको परमिट करती है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन को, ठीक है। नाउ फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ सोसाइटी देयर शुड बी डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट प्लेसेस and the legislature controls the policy and enact laws in the best interest of the safety and security of the state. In fact, identical treatment का मतलब है यहाँ पर सेम ट्रीटमेंट या इक्वल ट्रीटमेंट आप बोल सकते हो, इक्वल ट्रीटमेंट इन अनइक्वल सर्कमस्टेंसेस would amount to inequality। समझ में आया? समझ में आया कि अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं अनइक्वल सर्कमस्टांसेस में, वही बच्चे वाला पोस्टर याद कीजिए, इक्वल ट्रीटमेंट, सबको एक एक स्टूल दे दिया गया, वो बच्चे की हाइट सबसे छोटी थी, ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ क्या करो, इनइक्वालिटी थी ना, इसके साथ वो अनइक्वल ट्रीटमेंट था ना, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि आइडेंटिकल ट्रीटमेंट यानी कि सेम ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट आप अगर अनइक्वल सर्कमस्टेंस वाले पीपल के साथ करते हो तो दैट इज आल्सो इनइक्वालिटी। इसीलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन इसीलिए जरूरी है। So, a reasonable classification is not only permitted but it is necessary if society is to progress। इसीलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है? जरूरी है, परमिटेड है, रिक्वायर्ड है सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए, सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, ठीक है, चलिए। नाउ अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन होने के लिए, ठीक है, दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना इज मस्ट। ये कल भी हमने डिस्कस किया था बट एक बार फिर से मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ यू आर हियर टुडे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन को रीजनेबल होने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? पहला कि द क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ये अभी मैंने आपको बताया कि जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो, रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो कि आर्टिकल 14 परमिट करता है, ठीक है, आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करता है, और रीजनेबल क्लासिफिकेशन होने के लिए दो कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, तभी वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। क्या? कि जो आपका क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या होना चाहिए? उसका बेस होना चाहिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब है कि जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं दैट मस्ट बी लॉजिकल इन अ प्रॉपर सेंस। कोई भी आदमी अगर उस क्लासिफिकेशन को देखे तो वो उसको लॉजिकल लगे, मतलब वेग नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिगस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब अनक्लियर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड होना चाहिए। सेकंड, द डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट sought or to be achieved by the act। जो भी आप डिफरेंशिया यानी जो भी आप लॉजिक यूज कर रहे हैं उस क्लासिफिकेशन को करने के लिए आपने जो भी लॉजिक यूज किया है या आप उस वहां पे जो भी लॉजिक यूज कर रहे हैं उसका एक रैशनल रिलेशन होना चाहिए। किसके साथ? जिस एक्ट के अंदर आप उसको कर रहे हो उस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, उस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है,
उसके साथ आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर रैशनल रिलेशन, प्रॉपर रिलेशन, रैशनल रिलेशन, ठीक है, रैशनल रिलेशन होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि भाई हाँ लॉजिक है नहीं और हमने बता दिया हाँ भाई हमको इसको क्लासिफाई करना है, वी हैव दिस प्रॉपर सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, नो दिस इज नॉट परमिटेड, फिर वो क्लास लेजिस्लेशन हो जाएगा, और जैसे ही क्लास लेजिस्लेशन होगा तो वो फॉरबिड हो जाएगा अंडर आर्टिकल 14। इसीलिए क्लासिफिकेशन मस्ट बी रीजनेबल, और रीजनेबल होने के लिए दो चीजों को हम ध्यान में रखेंगे, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड सेकेंड इज द डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल रिलेशन, ठीक है, टू द ऑब्जेक्ट सॉल्व और टू बी अचीव्ड बाय द, ठीक है, यहां तक सब लोग क्लियर है, एक बार बता दीजिए चैट में, चैट में बता दीजिए। यस मैम, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, राइट, ठीक है, चलो अब केस देख लेते हैं, दो तीन केस है वो हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, या ये पीडीएफ मैंने शायद शेयर कर दिया था, आई डोंट रिमेम्बर, वैसे अब आपको ऐप पे भी सारा पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा, ऐप पे आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे, तो कल परसों में जो भी है ये आपके सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, और जो हम लोग क्लास में जो भी सब्जेक्ट के जो भी क्लासेस आपकी चल रही है उन सब की पीडीएफ फॉर्म में आपको ऐप के थ्रू ही आपको सारा चीज सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, चलिए तो केस देख लेते हैं, ईपी रोहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, 1974 का केस, सुप्रीम कोर्ट चैलेंजेस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, अच्छा इस केस में क्या हुआ था, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का उसको चैलेंज किया गया, ठीक है, which was based on reasonable classification and has laid down a new concept of equality. The honorable judges who gave the decision were of the opinion that equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, and it cannot be captured or confined within a traditional limit. बहुत अच्छी बात बोली इस केस में, इस केस में क्या बोला गया कि हमने जो आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन को रखा है, ठीक है, हम उस सिर्फ उस छोटे से दायरे तक इक्वालिटी को सीमित नहीं रख सकते, इक्वालिटी एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और उसके डायमेंशन को हम लोग कन्फाइन नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए बोल के, वी कैन नॉट कन्फाइन द लिमिट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, इस केस में ये बोला गया, तो इसमें क्या बेसिकली था ईपी रोहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, कि जो आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी था उसको चैलेंज किया गया, और जो जजेस थे उन्होंने न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी को बताते हुए ओपिनियन दिया कि इक्वालिटी जो है उसको आप एक पर्टिकुलर डोमेन में एक पर्टिकुलर जगह पे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये बहुत ही डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसीलिए आप इसको कन्फाइन मत करो, राइट, ओके, नेक्स्ट केस इज डीएस नगारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कब का केस है आपका 1983 का, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, in this case Supreme Court struck down Rule 34 of Central Services Pension Rule 1972, क्यों किया गया था, क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया इस सेक्शन को, इस रूल को, वो देखते हैं, on the ground that the classification made by it between pensioners retiring before a certain date and retiring after that date was not based on any rational principle, and it was arbitrary and violating of Article 14. अभी हमने क्या देखा था इससे पहले, याद है आप लोगों को, कि जब भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और क्लास लेजिस्लेशन में क्या होता है,
आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन होता है, और जहां आर्बिट्ररीनेस आएगी इट विल बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का वो वायलेशन है, ठीक है। इसीलिए जो ये एक्ट का जो रूल था, रूल नंबर 34, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करते हुए क्या कहा कि ये जो है, ये जो क्लासिफिकेशन ये एक्ट ये रूल कर रहा है कि एक पर्टिकुलर डेट पर जो पेंशनर रिटायर हुए और उस पर्टिकुलर डेट के बाद जो रिटायर हुए, उन दोनों को आप क्लासिफाई कर रहे हो, तो कहीं से भी ये एक रैशनल क्लासिफिकेशन नहीं है, रैशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, विच मीन्स कि ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। और अगर ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है तो आर्टिकल 14 इसको परमिट नहीं करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, स्ट्रक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है आपका, हाँ, इसमें क्या हुआ था, मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1983 का केस है, ठीक है। इसमें सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी, जो पहले आईपीसी था हमारा, जो अब बीएनएस हो गया है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आज के डेट में आप जिसको बोलते हो, तो इसका जो सेक्शन 303 था आईपीसी का 1860 का, ठीक है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। क्यों डिक्लेयर किया गया था, ऑन द ग्राउंड दैट द क्लासिफिकेशन बिटवीन पर्सन्स हु कमिट मर्डर while under sentence of imprisonment, ठीक है, and those who commit murder while, इसको while नहीं समझिएगा, they were not under the sentence of life imprisonment for the purposes of making the sentence of death mandatory in the case of former class and optional in the later class was not based on any rational principle and was somehow violated। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि जो सेक्शन 303 था वो क्या कहता था कि कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी इम्प्रिजन्ड है, ऑलरेडी जेल में है, मतलब जिसका क्या है, ऑलरेडी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट जिसको मिली हुई है, वो अगर मर्डर कमिट करता है तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में क्या होगा, डेथ विल बी मैंडेटरी पनिशमेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका पहले से कोई भी जेल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं है, या वो उस सेंटेंस में नहीं है, और उसने कोई मर्डर कमिट किया, तो वहां पे डेथ सेंटेंस को मैंडेटरी नहीं करता था 303, डेथ को मैंडेटरी नहीं करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 303 को इस बेसिस पे स्ट्रक डाउन किया, 303 ऑफ आईपीसी को, कि कहीं से भी ये रैशनल क्लासिफिकेशन नहीं है, ये जस्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, ये लॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं है कि हाँ भाई, भाई क्राइम तो क्राइम है। अगर कोई जेल में है और उसके बाद अगर वो मर्डर कर रहा है, या उसको पहले से इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस दिया जा चुका है और फिर वो मर्डर करता है, तो उसके लिए डेथ इज मैंडेटरी। और अगर मान लो कोई वैसे भी किसी की डेथ कर दे बिना इम्प्रिजनमेंट के, आज की डेट में उसके ऊपर कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन वो किसी का मर्डर करता है, तो फिर वहां पे डेथ सेंटेंस मैंडेटरी क्यों नहीं है, वहां भी फिर डेथ मैंडेटरी करो, मतलब इट इज वेरी इलॉजिकल ना। एट द एंड दोनों ही सिचुएशन में किसी की जान गई, चाहे वो पहले वाला सिचुएशन हो चाहे दूसरा सिचुएशन, किसी की जान गई। तो अगर किसी की जान गई तो किसी की जान की कीमत दोनों ही केस में बराबर होनी चाहिए ना। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये कहीं से भी रैशनल प्रिंसिपल नहीं है, और जैसे ही वो रैशनल नहीं है, यानी कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। और अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है तो वो क्या है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, राइट। चलो लास्ट केस में है, लास्ट, हाँ लास्ट केस है, ठीक है। देखिए, के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971 का केस है। इस केस में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। क्यों चैलेंज किया गया था, यहाँ भी क्लासिफिकेशन की बात हुई थी। जैसे आप जानते होंगे, आप लोग मूवीज देखते होंगे, यू फिल्म्स, ठीक है, और ए फिल्म्स, ठीक है, इन दो कैटेगरीज में मूवीज को डिवाइड किया जाता है। ये यू सर्टिफाइड होती है, ये ए सर्टिफाइड फिल्म्स होती है। अब यू फिल्म्स का मतलब क्या है,
ये अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब इसको कोई भी देख सकता है, ऑफ एनी एज, पीपल ऑफ एनी एज, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो यंग पीपल हो, कोई भी देख सकते हैं यू फिल्म्स को। वेयर एज ए फिल्म्स का क्या होता है, ये रेस्ट्रिक्टेड होती है, ये पर्टिकुलर एज 18 अबव मूवीज होती है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी मूवी जो कि सिर्फ अडल्ट देख सकते हैं, या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद वाले लोग ही उस मूवी को देख सकते हैं। तो जो ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट है 1952, ये मूवीज को सर्टिफाई करता है, ठीक है। तो इसको चैलेंज किया गया, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, ये बोलते हुए कि जो ये क्लासिफिकेशन कर रहा है सिनेमेटोग्राफ है, इट इज नॉट रैशनल, इसको ये बोल के चैलेंज किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट है दैट द क्लासिफिकेशन लीगल एंड रीजनेबल, ठीक है, ऑल्सो इट इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल, ठीक है। पर नीचे क्या लिखा है, वैलिडिटी ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 was challenged on the ground that it makes unreasonable classification of cinema films in U films and A films, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसको इस यहाँ पे चैलेंज किया गया था कि जो ये एक्ट है, ये अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन करता है यू फिल्म्स का और ए फिल्म्स का। तो इसको हटाया जाए, इस एक्ट को क्या किया जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज वेरी लॉजिकल एंड इट इज रीजनेबल, ये क्लासिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आप लोग एक बार कमेंट में बताइए कि किसी को कोई डाउट है, और आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को, एक बार आप लोग कमेंट में बताइए। काइंडली रिप्लाई एवरीवन, आप लोग कमेंट में रिप्लाई कीजिए कि आज का सेशन कैसा रहा। ओके, ओके आर्यन, वेरी गुड, आर्यन ने ऐसे साइन बनाया, वेरी गुड, थैंक्स आर्यन। और बताइए बाकी लोग। आप लोग भी ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हैं, ग्रेट, ओके, थैंक यू गरिमा। और सब भाग गए। हम्म, ठीक है, खुशी पासवान, ओके, ग्रेट, थम्स अप, वेरी नाइस। और ठीक है, तो आज की क्लास बेसिकली आप लोगों को अच्छी लगी। हम लोग का ऐसे ही क्लास हमारी ऐसे ही चलेगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये चीज क्लियर किया था कि जो भी हमारा क्लास रह गया है, या जो स्टूडेंट्स बीच में आए थे आर्टिकल 12 से या आर्टिकल 13 से या 14 से, जिन्होंने भी क्लास अटेंड किया है, को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए आई विल अरेंज स्पेशल क्लास, जब भी आपके पास टाइम होगा, मतलब वो हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन करने के बाद वी विल अरेंज द क्लास आप लोगों के लिए, ठीक है। नो नीड टू पैनिक, राइट, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच। अब इसके बाद आकाश सर आप लोगों की क्लास लेंगे 5 मिनट के बाद। 5 मिनट का आप लोगों को ब्रेक दिया जा रहा है, इसी सेशन में रहेगा, ठीक है। आप लोग यहीं से ज्वाइन कर सकते हैं, या इसी पे आप लोग अभी लाइव रह सकते हैं। 5 मिनट के बाद पानी वानी पीना है, पी लो, एंड देन यू कैन ज्वाइन क्लास फॉर सीआरपीसी। थैंक यू एवरीवन।